अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। और छठ के समय वो लड़की दिल्ली से वापस अपने गांव बिहार आ रही थी और बिहार आने के लिए जो ट्रेन वहां पे वैशाली एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन पे लगी हुई थी, उसी ट्रेन के निर्धारित जो बोगी था उसी बोगी में जाके निर्धारित सीट पे वो बैठ जाती है। और जैसे ही वो लड़की उस सीट पर बैठती है, थोड़ी देर बाद एक लड़का वहां पे आता है और वो भी उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है। तब वो लड़की तुरंत उस लड़के को मना करती है और कहती है कि हेलो, इस पे तुम कैसे बैठ रहे हो, ये सीट तो मेरा है। तब वो लड़का बड़ा ही बेबाकी से कहता है, अगर तुमने टिकट लिया है तो टिकट मैंने भी लिया है और मुझे भी पूरा हक है कि मैं भी इस ट्रेन में यात्रा कर सकता हूँ, तो इसलिए इस सीट पर से हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तब वो लड़की कहती है कि ये पूरा बर्थ मेरा है और मुझे सोना है, इसलिए मैं सोऊंगी, आप वहाँ से हट जाओ। ऐसा कह के वो लड़की तुरंत उस बेड पे सोने की कोशिश करती है और वो पूरी तरह सो भी जाती है और इसके बाद एक बुक लेके वो पढ़ने लगती है। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, तुमको सोना है तो सो जाओ, लेकिन मैं यहीं पे बैठूंगा, और वो लड़का वहीं पे बैठ जाता है। इसी बीच उन दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगता है और कुछ लोग लड़की के डिफेंस में, लड़की के बचाव में आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अकेली लड़की को देख के तुम परेशान कर रहे हो, ये गलत बात है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बैठ रहा हूँ और अभी ट्रेन खुली नहीं है और ये लड़की इस पर सोना चाहती है, तो मैं हर हाल में अब जाऊँगा तो इसी सीट पर बैठ के जाऊँगा। तब जो यात्री वहाँ पे होते हैं कहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद पुलिस आएगी, आरपीएफ वाले आएंगे और तुमको डंडे मार के बाहर कर देंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि लड़की के साथ इस तरह से बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। लड़का कहता है कि चूंकि अभी सोने का समय नहीं है और जब सोने का समय होगा तो मैं इस सीट पर से हट जाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है इस लड़की को लेके तो मुझे आप लोग अपने सीट पर थोड़ी देर बैठने दीजिए, जब सोने का समय होगा तो आप लोग आराम से अपने सीट पर सो जाइएगा, मैं हट जाऊँगा। तब वो लोग भी इस बात के लिए अलाउ नहीं किए। धीरे धीरे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती गई और इसी बीच वो लड़का न सिर्फ उस सीट पे बैठता है बल्कि उसी लड़की के सीट पे वो पूरी रात सो भी जाता है। और सोने के बाद उस लड़की के साथ जो करता है या फिर उस लड़की के साथ जो कुछ सुबह होते होते हो जाता है, पूरा परिदृश्य बदल जाता है, पूरा वाद विवाद ही बदल जाता है। जैसे ही ट्रेन के यात्री ने उस बात को, उस सीन को वहाँ पे वो देखा, वो सब लोग हतप्रभ रह गए, सब लोग हैरान रह गए और सब लोग सोचने लगे कि आखिर एक अजनबी लड़का एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, उस लड़की ने कभी एक कल्पना नहीं की थी कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि पापा की परियां या पापा की लाडली बेबाक होती है और कहीं भी दूर रह के घर से पढ़ाई करती है, लेकिन पापा की परी का जो हाल उस बंदे ने किया उस ट्रेन में, ये जान के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़की के साथ ये लड़का क्या ऐसा भी कर सकता है। जो दो अजनबी एक साथ मिलते हैं और दोनों में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसके बाद फिर ऐसा क्या होता है, एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से देखें, तभी ये कहानी क्लियर हो पाएगा, तभी इस कहानी की सत्यता को आप सही तरीके से जान पाएंगे। यह सच्ची घटना वैशाली एक्सप्रेस की है। वैशाली एक्सप्रेस नई दिल्ली से बिहार आने के लिए तैयार थी और इसी बीच एक लड़की जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसका नाम अर्पिता सिंह था और वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसी बीच लोक आस्था का महापर्व छठ, जो बिहार में जो फेस्टिवल होता है, जो पर्व होता है, उस फेस्टिवल को मनाने के लिए वो लड़की दिल्ली के मुखर्जी नगर से रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ जो वैशाली एक्सप्रेस लगी हुई थी, वैशाली एक्सप्रेस में ही उसका सीट कन्फर्म था, 3rd AC में उसका सीट था। 15 नंबर सीट पे जाके वो बैठती है कि मैं अब बिहार पहुंचूंगी इसी ट्रेन से, ऐसा सोच के वो बैठती है। तमाम तरह के ख्याल उसके मन में थे, अपने घर के रिश्तेदारों से मिलने की जल्दबाजी, छठ के जो भी कौतूहल उसके मन में चल रहे होते हैं, इन सारे चीज़ों को लेके अवलोकन करके वो उस सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन के खुलने का समय हो जाता है, उसके 2-3 मिनट पहले एक लड़का वहाँ पे जाता है और जाके उसी सीट पे बैठने की कोशिश करता है। अर्पिता सिंह, जिसकी उम्र 24-25 साल की रही होगी, और एक लड़का जिसका उम्र लगभग 28 से 30 साल के आसपास था, वो लड़के का नाम सचिन था, उसको वो मना करती है कि ये सीट मेरा है, ये बर्थ मेरा है, इस पर तुम्हें बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 3rd AC में मेरा 15 नंबर सीट है और इस सीट पे मैं बैठी हुई हूँ, तो इस पर किसी के बैठने, किसी और के बैठने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है, तुम अभी इस सीट पर से हट जाओ। तब वो लड़का कहता है कि मैडम, जब आपके सोने का समय होगा तब मैं पूरी तरीके से इस सीट पर से हट जाऊँगा, क्योंकि मैंने भी टिकट लिया है और जब मैं टिकट लिया हूँ तो मुझे भी पूरी तरीके से अधिकार है कि मैं भी इस ट्रेन में यात्रा कर सकूँ।
तो आप मुझे कहने वाली, आप मुझे बताने वाली या फिर आप मुझे मना करने वाली कोई नहीं होती है जो कि मैं आपके कहने से इस ट्रेन से उतर जाऊं या फिर इस सीट से नीचे उतर जाऊं। तब वो लड़की बोलती है मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीट रिजर्व की है, सीट मेरा है तो हर हाल में मैं ही जाऊँगी बैठ के। वो लड़की इस बात पे पूरी तरीके से अड़ चुकी थी, लेकिन वो लड़का भी अपनी ओर से पूरी तरीके से अड़ चुका था। उसका भी कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी सीट पे बैठ के जाऊंगा। उन दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होते देख जो भी यात्री उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग लड़की के पक्ष को लेकर डिफेंस में कहते हैं उस लड़के से कि अकेली लड़की को ट्रेन में देख के तुम परेशान कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। जब वो लड़की मना कर रही है कि तुम उसके सीट पे मत बैठो तो मत बैठो, हट जाओ वहाँ से। तब वो लड़का बोलता है मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है रेलवे का क्या रूल और रेगुलेशन होता है, मैंने भी वेटिंग टिकट लिया है। जब वेटिंग टिकट मुझे है, जब रेलवे ने मुझे अलाउ किया है तो मैं किसी भी सीट पे बैठ के जा सकता हूँ। हाँ, जब सोने का समय होगा उस समय मैं हट जाऊँगा। अगर आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस लड़की के वजह से तो आप लोग अपने ही सीट पे मुझे बैठने क्यों नहीं देते हैं। तब वो बोलता है मैं अपने सीट पे कैसे बैठने दे दूँ। तमाम तरह की बातें होने लगती है, लेकिन कौन किसके चक्कर में पड़े। पता ही है कि ट्रेन में जो भी जहाँ चल रहे होते हैं, किसी दूसरे के चक्कर में कोई भी पड़ना नहीं चाहता है। लड़की को डाउट हुआ कि कहीं ये लड़का पता नहीं किस मानसिकता का है, किस विचारधारा का है। वो चुपके से उस लड़के का फ़ोटो ले लेती है और फोटो लेने के बाद वो चुपचाप अपने बर्थ पे सो जाती है। वो लड़का भी वहीं उसके पैर के पास बैठा रहता है और वो लड़की सो के एक किताब उठा के देखने लगती है, पढ़ने लगती है। सही ट्रेन खुलती है। जब 5-6 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय कर लेती है, इसी बीच वो लड़की जो अर्पिता सिंह थी वो लड़के को धक्का मारती है अपने ही पैर से। तब वो लड़का बोलता है मैडम मुझे लात मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। अरे मेरा भी इज्जत है, मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा हूँ। बोला कि जब आपको इतना ही दिक्कत हो रहा है तो आप हट क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको पता है कि ये लड़की का सीट है तो लड़की को सोने दीजिए। तब वो लड़का बोलता है जहाँ तक हटने की बात है तो मैं हट तो नहीं सकता हूँ, आपके सोने का भी समय हुआ नहीं है तो इसलिए मैं यहीं पे रहूँगा। इसके बाद जब आपके सोने का टाइम हो जाएगा तो मैं खुद ही हट जाऊँगा। ट्रेन अब रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगती है। जब कुछ किलोमीटर दूरी और तय ट्रेन कर लेती है, इसके बाद टीटी उस ट्रेन में आते हैं और आने के बाद सबसे पहले अर्पिता से बोलते हैं कि मैडम अपना टिकट दिखाइए। अर्पिता अपना टिकट निकालने लगती है। चूँकि अर्पिता ने काउंटर टिकट ले रखा था और वो अपने पर्स को निकालने लगती है, तो जब अपना बैग खोलती है तो उसमें देखती है कि उसका पर्स ही नहीं था। उसी पर्स में उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी से रिलेटेड चीज़ें होती है, खास करके उसका टिकट भी उसी पर्स में था। तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसको लगता है कि शायद उसने अपना टिकट अपने रूम पे ही छोड़ दी है। तब वो उस टिकट जो चेकर होते हैं, जो टीटी होते हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट करती है कि सर टिकट तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने लिस्ट में चेक कीजिए, मेरा नाम अर्पिता सिंह है, मैं 24 साल की हूँ। टीटी साहब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए, जिससे इस बात का प्रूफ हो जाए कि हाँ आप ही अर्पिता सिंह है। क्योंकि उसने पूरा वो पर्स ही छोड़ रखा था अपने घर पे, अपने रूम पे, वो भूल गई थी। जल्दी जल्दी में वो आ गई और आके ट्रेन में बैठ गई। तो वो बोलती है कि मैं जल्दबाजी में मैं भूल गई हूँ लाना, तो मेरे पास न तो आईडी है और न ही टिकट दिखाने के लिए आपके पास है, लेकिन मेरा नाम अर्पिता सिंह है। वो लड़की बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं कैसे जान जाऊँ कि आप ही अर्पिता सिंह है, मुझे कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए। बोलती है कि अब मुझे करना क्या पड़ेगा। तब वो टीटी साहब बोलते हैं कि करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, 1900 रुपये का फाइन होगा, वो आपको देना पड़ेगा। काफ़ी देर से टीटी और अर्पिता के बीच जो भी चीज़ें बातचीत हो रही थी, इन बातचीत को बड़े ही गौर से जो सचिन, वो लड़का वहाँ पे आके बैठा था, वो सुन रहा था। और वो टीटी से कहता है कि ठीक तो बोल रही है ये लड़की, जब ये बता रही है कि इसका टिकट इसी ट्रेन में है और इस बात के लिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है आपसे, तो आपको मानने में क्या दिक्कत है, आप भी इस बात को मानिए ना। तो टीटी बोलते हैं कि इस लड़की के पास कुछ है ही नहीं, इसके पास आईडी प्रूफ भी नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि ये लड़की ही अर्पिता सिंह है, ये हो सकता है कि कोई और लड़की आके बैठी हो। तो फिर इस बेस पे मैं इसको अलाउ इस सीट पे नहीं कर सकता हूँ। तब वो लड़की बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस बात पे वो टीटी बोलता है कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप अगले स्टेशन पे ट्रेन से उतर जाना और इसके बाद फिर आपको जो जहाँ जाना होगा वहाँ पे जाना। फिलहाल इस सीट को आप खाली कर देना और अगर आपको इस सीट पे बैठना है तो पूरी तरीके से ये आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये सीट आपका ही है। इसके बाद जब लड़के की बारी आता है, सचिन से टीटी साहब पूछते हैं कि आपका टिकट कहाँ है, तो बोलता है मेरे पास टिकट है। फिर वो अपना वेटिंग टिकट निकाल के सचिन दिखाता है। इस बात पे टीटी बोलता है कि ठीक है, आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। जब वो टीटी वहाँ से जाने लगता है, काफ़ी ज़्यादा
अर्पिता निराश हो चुकी थी, उसको लग रहा था कि अब अगले स्टेशन पे उसको उतरना पड़ेगा। वो एक आशा भरे नज़रों से सचिन की ओर देखती है। सचिन उसके इशारों को, सचिन उसके बातों को आंखों से ही पढ़ लेता है और उसको लगता है कि ये लड़की अब परेशान हो चुकी है। तब वो टीटी को वापस अपने पास बुलाता है और कहता है कि टीटी साहब इधर आइए, आप इस लड़की का फ़ाइन कर दीजिए और जो भी फ़ाइन का पैसा मैं आपको दे रहा हूँ 1900 रुपये लगता है। और फिर से वो टीटी साहब उस लड़की के लिए एक टिकट बना के अर्पिता की ओर बढ़ा देते हैं। अर्पिता वो टिकट पकड़ती है और टिकट पकड़ने के बाद से ही टीटी वहाँ से जाता है। तब अर्पिता सचिन को कहती है थैंक्स, क्योंकि आपने मुश्किल के वक्त में हमारी मदद की है। जैसे ही घर जाऊँगी वहाँ से आपके पैसे रिटर्न कर दूँगी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे देना। इस बात पे सचिन बोलता है ठीक है, मैं अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। इसके बाद ट्रेन आगे की ओर बढ़ने लगती है और अब तक दोनों के बीच जो वाद विवाद की स्थिति बन गई थी, अब ऐसा लग रहा था उन दोनों के बातचीत से ऐसा समझ में आ रहा था या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा था, दोनों के जो वाद विवाद का स्थिति था वो वाद विवाद की स्थिति अब धीरे धीरे अब एक डिफेंसिव मूड में आ रही थी और दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। सचिन भी अर्पिता के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, अर्पिता भी सचिन के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही थी। मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, ऐसा साफ साफ प्रतीत हो रहा था। इसी बीच वो लड़का अर्पिता से पूछ बैठता है कि तुम कहाँ रहती हो। तब अर्पिता बोलती है कि मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर आईएएस की तैयारी कर रही हूँ और मेरा ड्रीम है, मेरा स्वप्न है कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करूँ। तब फिर सचिन पूछता है कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन लोग हैं। तब वो बोलती है कि माँ, पापा और दादी और मेरा एक छोटा भाई है जो वहीं पर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। फिर अर्पिता पूछ बैठती है सचिन से कि आप क्या करते हो। तब सचिन बोलता है मैं क्या करूँगा, मैं भी जो तुम कर रही हो ये चीज़ मैं पहले करता था लेकिन अब मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। तब फिर अर्पिता पूछती है कि क्यों, यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे थे तो आपने यूपीएससी की तैयारी करना क्यों छोड़ दिया। फिर सचिन कहता है कि मैं इसलिए छोड़ दिया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करके मैं एक पीसीएस अधिकारी बन चुका हूँ, मैं नायब तहसीलदार के पोस्ट पे बिहार में ही कार्यरत हूँ। जैसे ही ये बात अर्पिता सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और ये सोचने लगती है कि जिस लड़के के साथ वो अभी तक बदतमीजी कर रही थी, जिस लड़के के साथ वाद विवाद कर रही थी, जिस लड़के के साथ उसकी कंट्रोवर्शियल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वही लड़का एक पीसीएस अधिकारी बनकर बिहार में सेवा दे रहा है। वो इस बात को जान के हैरान रह गई और परेशान भी हो गई और अब उसके मन में शर्मिंदगी वाली थोड़ी सी भाव भी उत्पन्न हो गई। वो बार बार उस लड़के को देख के शर्मा रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा भी रही थी। तब सचिन कहता है कि कोई बात नहीं, शर्माने और मुस्कुराने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि अंदर से तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी के भी भाव नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आजकल की जो लड़कियों का जो हाल है, लड़कियों का जो एटीट्यूड है यही होता है। थोड़ा सा भी जब लड़के डिफेंसिव मूड में होते हैं तो लड़कियाँ मानो लड़के के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो मैंने गलती क्या की, मैं तो बस यही किया कि मैं आपके पास बैठा, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये भी मेरा सौभाग्य ही है। मैं इस चीज़ को सौभाग्य समझता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठता नहीं तो आपसे हमारी बातचीत नहीं हो रही होती, और जब आपसे हमारी बातचीत नहीं होती तो जो मुझे लात और घूसे पड़े ट्रेन पे बैठने के दौरान, आपके सीट पे बैठने के दौरान, वो शायद होता भी नहीं, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते भी नहीं। जैसे ही ये पूरी बात सचिन कहता है, वो लड़की हल्की सी स्माइल करती है और उसके उस स्माइल में सचिन के प्रति प्यार साफ साफ नज़र आ रहा था, झलक रहा था। इसके बाद उसी ट्रेन में कुछ कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले, लेज कुरकुरे बेचने वाले आते हैं वहाँ पे, और इसके बाद कुरकुरे ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, तमाम तरह की चीज़ें बोलते वहाँ से उसी ओर से जा रहे होते हैं। तब जो सचिन होता है उन लोग को बुला के एक कोल्ड ड्रिंक भी लेता है और कुछ कुरकुरे और लेज लेके खाने लगता है, और खाने के दौरान ही 2 कुरकुरे का पॉकेट वो अर्पिता की ओर भी बढ़ाता है। अर्पिता मना करती है, अर्पिता बोलती है नहीं, मैं ये नहीं खाती। लेकिन आखिर लड़कियाँ कब तक कोल्ड ड्रिंक और लेज या फिर कुरकुरे अगर सामने दिख रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ मना ही करती हैं। लेकिन मना करने के बाद भी जैसे ही उनको मौका मिलता है तो देखते देखते 5-6 पैकेट को वो लोग खाली कर देती है, कब पता ही नहीं चलता इस बात का। शायद उस लड़की ने मना किया था, लेकिन उसके मना करने में भी उसकी हामी साफ साफ दिख रही थी। मना करने के तो अगले ही पल अर्पिता उस कुरकुरे को ले लेती है और लेके वो खाने लगती है। 1-2 पैकेट वो कुरकुरे खा भी जाती है। इसके बाद बातचीत आगे जब बढ़ने लगता है तब अर्पिता अब धीरे धीरे पूरी डिफेंसिव मूड में आ चुकी थी। अभी तक जो उस लड़के के साथ जो भी बदतमीजी कर रही थी, अब उस लड़के को सर करके, जैसे ही जान गई कि एक पीसीएस अधिकारी है, तो वो उस लड़के को सर करके संबोधित करने लगी और कहने लगी कि सर, मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं आपको जान नहीं पाई, मुझे अगर ये पता होता
तो मैं आपको पहले ही सीट दे दी होती। कोई बात नहीं सर, आधे पे आप बैठ जाइए और आधे पे मैं बैठी हूँ, तो अब हम लोग मैनेज करके आगे तक चलेंगे। तब वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, अगर मैं इस तरह अगर आपके पास बैठ जाऊँगा, आधे पे आप बैठोगे आधे पे मैं बैठूँगा, तो फिर जो लात आपने मारी मुझे और भी आगे तो लात खाना है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने लात और घूसे बहुत खाया है, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे लात मारा। एक बार फिर से उस लड़की को शायद बात ही बात में कुछ कहने की कोशिश सचिन कर रहा था। इस बात को शायद अर्पिता समझ भी जाती है और वो फिर से एक हल्की सी स्माइल देती है। अब साफ साफ इन दोनों के आंखों ने एक दूसरे को पढ़ लिया था। अब दोनों शायद एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। दोनों शायद एक दूसरे के बारे में कुछ जानने और सुनने की कोशिश भी करने लगे थे। और धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ती है, लगभग 8:30 और 9 जब बज जाते हैं, सब लोग अपने बर्थ पे सोने की जब कोशिश करने लगते हैं, इस बीच अर्पिता बोलती है कि ठीक है, आधे पे आप सो जाइए, आधे पे मैं सो जाती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको भी दिक्कत हो, क्योंकि आपका भी वेटिंग टिकट है। थोड़ी देर के बाद अर्पिता अपने सीट पे सो जाती है और उसके अपोजिट साइड में धीरे धीरे सचिन भी लुढ़क जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में, दोनों के विपरीत साइड में दोनों का सर होता है और दोनों का पैर एक दूसरे से टच कर रहा होता है, और धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के अपोजिट साइड में सर रख के सो भी जाते हैं। ट्रेन आगे बढ़ते रहती है और वो समय भी आ जाता है जब ट्रेन बिहार पहुंच जाती है। बातचीत के क्रम में सचिन ने बताया कि वो 2023 बैच का एक पीसीएस अधिकारी है और वो बिहार के अररिया में पोस्टेड है। चूँकि वो लड़की समस्तीपुर की रहने वाली थी, वो लड़का भी समस्तीपुर का रहने वाला था, और दोनों एक दूसरे से बातचीत जब कर रहे थे और बातचीत करने के दौरान दोनों ने एक दूसरे के घर और परिवार के बारे में भी जाना, एक दूसरे के पर्सनल चीज़ों को भी जाना। मतलब यूँ कहें कि पूरी तरीके से जो एक रिलेशन होता है चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने के लिए, दोनों एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखे और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में जान के, दोनों के एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड को जान के कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हो गए और दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड भी हो गए। इसी बीच उस ट्रेन से जब दोनों उतरने के बाद, चूँकि उसको अररिया जाना था और उसे समस्तीपुर जाने थे, अररिया में वो पोस्टेड था, और इसी बीच अर्पिता का वो नंबर वो पीसीएस अधिकारी लेता है और लेने के बाद अपने मोबाइल में सेव करता है। और जब वो अररिया पहुंचता है, जब वो थोड़ा फ्री होता है, इसके बाद वो फ़ोन पे जानने की कोशिश करता है कि अर्पिता अपने घर पहुंची या नहीं पहुंची। इसके बाद अर्पिता भी कॉल करती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है स्टार्टिंग में, और इसके बाद दोनों धीरे धीरे ये दोस्ती, इन दोनों की दोस्ती प्यार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पूरी तरीके से दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और एक समय वो भी आ जाता है जब दोनों एक दूसरे के परिवार के मर्जी से कनेक्ट होकर एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। एज ए पीसीएस अधिकारी सचिन बिहार में अपनी सेवा भी दे रहा है, और वो जो लड़की अर्पिता थी अभी भी वो यूपीएससी की तैयारी ही कर रही है, क्योंकि कई बार उसके प्री तो निकल जाते हैं लेकिन मेंस नहीं निकल पाता है। दोनों की ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई और कब ये प्यार कब परवान चढ़ गया, और परवान चढ़ने का नतीजा ये हो गया कि दोनों एक दूसरे से शादी करके हमेशा के लिए एक साथ जीने और मरने की कस्में खाकर जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ चले। उन दोनों को शायद ये पता नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से कमिटेड हो चुके थे। अब दोनों ने शादी करके अपना घर परिवार बसा लिया था। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको ये बताना भी है कि दोस्तों, आप कहीं भी जब आप जा रहे हो या फिर कहीं से आप आ रहे हो, तो कभी ना कभी आपके साथ कुछ वैसा इंसिडेंट आपके लाइफ में ज़रूर हो जाता है। आपका वही इंसिडेंट, आपके साथ हुआ वही वारदात आपके पूरे लाइफ को एक तरह से कहें बदल के रख देता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्पिता और सचिन के लाइफ में हुआ। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।